दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का प्रश्नों उत्तर एक चैप्टर का करने जा रहे हैं। तो चलिए, भारत संसाधन एवं उपयोग जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन में दिया हुआ है अनवीकरणीय, बी नंबर में नवीकरणीय, सी में है जैव और डी में है अजैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अनवीकरणीय। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, अजैव संसाधन या अचक्रीय संसाधन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, यानी बी नंबर हो जाएगा सही। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए में है 100 nm, बी में है 200 nm और सी में है 150 nm और डी में है 250 nm। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का बी, 200 nm। तो चलिए हम लिख लें बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं? तो 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न में करा कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर या 15.5 किलोमीटर या 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर? तो यही हो जाएगा डी उत्तर। तो हम यहाँ पर लिख लें ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लघुत्तरीय प्रश्न पे आ जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में जिसका पहला क्वेश्चन 1 कह रहा है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हमने लिख चुका है। संसाधन का अर्थ बहुत व्यापक है, जिन साधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है, वे सभी साधन संसाधन कहलाते हैं। संसाधन में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन सभी आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर क्लियर के स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, ऐसे ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, वे सभी संसाधन संभावी संसाधन हैं। जैसे बहुत गहराई में रहने वाले संसाधन, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा आदि, ये जो है संभावी संसाधन है। ठीक इसके विपरीत यानी उल्टा, वैसे संसाधन जो ज्ञात भी है और साधारण तकनीक के आधार पर उनका उपयोग किया भी जा सकता है, लेकिन भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखा गया है, उन्हें हम लोग संचित कोश संसाधन कहते हैं। तो आपने 2 नंबर का जान लिया आंसर। सवाल नंबर 3 में है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता यह है कि संसाधनों से मानव अधिकाधिक लाभान्वित होता है। संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। जब तक वन पड़े हम आयात से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें और अपने संसाधनों को सुरक्षित रखे रहें, इसमें हमारी भावी पीढ़ी को भी अन्य पर किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हम लोग संसाधन का संरक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसाधन निर्माण में तकनीक की यानी टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? क्लियर करें, स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा, संसाधन निर्माण में तकनीक की यह भूमिका है कि सभी के सहारे संसाधन मानवीय पहुंच में आते हैं या फिर वे उनके उपयोग के योग्य बनते हैं। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के सहारे की लौह खनिज कारखाने तक पहुंचते हैं और उसी के सहारे लोहा या स्टील का रूप धारण करते हैं। तकनीक के सहारे ही मानव उपयोगी वस्तुएं बनती हैं, जिससे सभ्यता विकसित हो जाती है। लघुत्तरीय में केवल 4 क्वेश्चन था। अब जो हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को इसी वीडियो में कर लेते हैं। चलिए, जिसका प्रश्न नंबर 1 करा कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा,
संसाधन न केवल मानवीय विलासिता के संसाधन है बल्कि वे मनुष्य के जीविका के सभी आधार है। उसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसाधन प्रकृति द्वारा जीव जगत के लाभ के लिए दिया गया अमूल्य उपहार है। समाज में विषमता के कारण कुछ लोगों द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों को निर्ममतापूर्वक दोहन किया गया है और अपना शौक पूरा किया गया है। उसमें कुछ लोग ही नहीं, लगभग सभी विकसित देश शामिल हैं। इन्होंने भरपूर जंगल काटे, खनिज निकाले और उनका उपयोग किया। नतीजा यह हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी विषाक्तता हो गई और इसी को आज वैश्विक ऊष्मन नाम दिया जा रहा है। आकाशीय ओजोन परत क्षीण हो गया है, जिससे हानिकारक और विकिरणें पृथ्वी पर अबाध गति से पहुंच रही है और इस कारण पृथ्वी पर ताप की वृद्धि हो रही है। पहाड़ों और ध्रुवों पर के बर्फ पिघल रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसी कारण उपयोगी भूमि की ओर समुद्र बहता आ रहा है। यदि वैश्विक ऊष्मन पर रोक का उपाय नहीं किया गया तो आशंका यह है कि समुद्र में जल की इतनी वृद्धि होगी कि पूरी पृथ्वी उसी में डूब जाएगी और सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। अभी तो ये केवल मौसम में परिवर्तन होना आरंभ हुआ है, जिससे मानव भयभीत हो गया है। पैराग्राफ चेंज करके हम दूसरी बात लिखेंगे। अभी भी समय है, मानव अपने लालच को छोड़े और संसाधनों की तीव्रतम दोहन बंद करे। उनका उपयोग मितव्ययतापूर्वक करे ताकि हानिकारक गैसें वातावरण में कम फैले। जो फैले उनको नष्ट कर देने का कोई उपाय सोचे। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, मृदा के क्षरण को रोकने का शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी प्रयास हो ताकि भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसे पारिस्थितिक संकट से विश्व को बचाया जा सके। इन्हीं सब बातों की अवधारणा को सतत विकास की अवधारणा कहते हैं और इस अवधारणा को अपनाकर ही विश्व यानी दुनिया को विनाश के आयोग में जाने से रोका जा सकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, दीर्घोत्तरीय में ही है। स्वामित्व के यानी मालिकाना के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो चलिए उत्तर आपको यहाँ है। स्वामित्व यानी मालिकाना के आधार पर संसाधन चार प्रकार के माने गए हैं, जिसमें है व्यक्तिगत यानी पर्सनल संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हम एक एक करके बात करते हैं। व्यक्तिगत संसाधन कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, हालांकि उसके एवज में वे सरकार को किराए के रूप में लगान देते हैं। इन संसाधनों में खेत हो गया, बाग बगीचा, तालाब, कुआं आदि आ जाते हैं। दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में समुदाय विशेष के सभी लोगों का स्वामित्व रहता है, सबका हक होता है और इसका उपयोग उस समुदाय के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे चारागाह हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया, शमशान घाट हो गया। ये सब जो है सामुदायिक संसाधन है। इसका तीसरा हमने लिया है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन देश के अंदर जितने भी सभी संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं और इन संसाधनों पर सरकार का अधिकार रहता है। सरकार को यह अधिकार है कि सार्वजनिक हित में किसी भी व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण कर सके यानी कर सकती है। पॉइंट नंबर 4 जो आपको दिखाए गए थे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसके बारे में भी लिख लें। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत खासकर समुद्र आते हैं। किसी भी देश की तट रेखा से 200 NM की दूरी के बाद समुद्री क्षेत्र पर सभी देशों को अधिकार प्राप्त रहता है, लेकिन इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे राष्ट्र संघ की अनुमति आवश्यक होती है। इसी के साथ एक चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव मतलब अति वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया, लघुत्तरीय प्रश्न हो गया और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको इसी वीडियो मिला। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को मौका मिले सीखने, समझने और आगे बढ़ने का। थैंक यू।